ओके, आज मैं आपको एक नॉन हीलिंग पोस्ट सर्जिकल वुंड का केस दिखाऊंगा। ये बताऊंगा कि कितना फास्ट होम्योपैथी से जो नॉन हीलिंग सर्जरी के बाद जो वुंड हुआ है कितना फास्ट होम्योपैथी से हील होता है। तो ये बताने के पहले थोड़ा वुंड के बारे में जो है तो समझ लेते हैं कि वुंड होता क्या है। बेसिकली है वुंड का मतलब देयर इज ए डिसरप्शन इन द कंटिन्यूटी या लॉस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्किन। यदि कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी लॉस हो रही है स्किन की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वुंड। और एक शब्द आ रहा है हीलिंग। क्या है? तो हीलिंग का मतलब होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्ट्रॉयड टिश्यू बाय द लिविंग टिश्यू। हीलिंग किसे कहते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ द डिस्ट्रॉयड टिश्यू बाय द लिविंग टिश्यू। वुंड हीलिंग क्या होता है? वुंड हीलिंग इज ए मैकेनिज्म वेयर द बॉडी अटेम्प्ट्स टू रीस्टोर द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन। वुंड हीलिंग क्या होता है? वुंड हीलिंग इज ए प्रोसेस या मैकेनिज्म वेयर द बॉडी अटेम्प्ट्स टू रीस्टोर द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन। जो स्किन की इंटीग्रिटी जो डिसरप्ट हुई होती है, जो ख़राब हो चुकी होती है स्किन, जो कंटिन्यूटी उसकी ब्रीच होती है, उसको क्या करना, रीस्टोर करना कहलाता है हीलिंग। अब बेसिकली यदि वुंड है तो वुंड किस वजह से हो सकता है? ऐसे क्या क्या कारण है जिसकी वजह से वुंड हुआ होगा? तो वुंड में बी काज्ड बाई ट्रामा की वजह से हो सकता है। वो भी कौन कौन से ट्रामा? पोस्ट सर्जिकल, सर्जरी के बाद जो होते हैं, या एक्सीडेंटल। और किस वजह से वुंड हो सकता है? केमिकल की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से वुंड हो सकता है। और कहें कि यदि ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा पुअर है तो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है वुंड। इस्टीमिया होगा देन इन्फेक्शन होगा, वो पार्ट डैमेज हो जाएगा, उसकी वजह से वुंड हो सकता है। कुछ टर्म और आते हैं जिसको समझना जरूरी है, जैसे रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या होता है? रीजेनरेशन में क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ लास्ट टिश्यू बाई सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू, उसको बोलते हैं रीजेनरेशन। उसी तरह के टिश्यू से यदि लास्ट टिश्यू का रिप्लेसमेंट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन। रिपेयर क्या होता है? एक टर्म आएगा आपको, रिपेयर। रिपेयर उसे कहते हैं वेयर द हीलिंग्स कम्स फ्रॉम ग्रेनुलेशन टिश्यू, है ना। तो जब डिस्ट्रॉयड टिश्यू का रिप्लेसमेंट किसके थ्रू होता है? ग्रेनुलेशन टिश्यू के थ्रू होता है, उसको बोलते हैं रिपेयर। एक वर्ड होता है कंट्यूजन। इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स रैप्चर हो जाती हैं। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स रैप्चर हो जाती हैं। डिसरप्शन ऑफ ब्लड वेसल्स हैव बीन टेकन। कंट्यूजन में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स हैव बीन रैप्चर। एक वर्ड और आता है एब्रेजन। ये एब्रेजन क्या कहलाता है? वेयरिंग अवे ऑफ द superficial layer of skin, wearing away of the superficial layer of skin due to the hard force, due to the friction of hard object की वजह से स्किन पूरी घिसा जाती है, ब्रूइस हो जाती है ना, छिल जाती है। और एक वर्ड आएगा आपको हीमाटोमा। इसमें क्या होता है कि देयर इज ए कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। हीमाटोमा में क्या होता है कि ब्लड का कलेक्शन ब्लड वेसल्स के आउटसाइड में होने लगता है। जनरली वुंड 4 टाइप के होते हैं। पहला इंसाइज्ड वुंड, दूसरा है पेनिट्रेटिंग, लैसरेटेड, एंड फोर्थ है एब्रेजन वुंड। एब्रेजन वुंड, ये 4 तरह की वुंड होते हैं। अच्छा, वुंड हीलिंग कैसे होती है? या तो प्राइमरी इंटेंशन से होगी या कि सेकेंडरी इंटेंशन। वुंड हीलिंग बाई प्राइमरी इंटेंशन में क्या होता है कि जैसे ये स्किन है, ये शार्प कट है, इसमें दोनों सरफेस को क्या करते हैं कि पास में लाके सूचरिंग कर देते हैं। तो जनरली इसमें प्राइमरी इंटेंशन में जो वुंड हीलिंग होती है उसमें जो स्कारिंग होती है बहुत मिनिमम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्किन लॉस नहीं होता है, एकदम शार्प कट होता है, कोई स्किन लॉस नहीं होता, बोन लॉस नहीं होता, मसल्स लॉस नहीं होता। तो इन दोनों सरफेस को पास में लाके सूचरिंग कर देते हैं, हीलिंग हो जाती है। स्कार टिश्यू बहुत मिनिमम होता है।
जो हीलिंग बाई सेकेंडरी इंटेंशन में जो हीलिंग होती है उसमें क्या रहता है कि वुंड का साइज बहुत बड़ा रहता है, उसमें स्किन का भी लॉस होता है, मसल्स का भी लॉस होता है, इस टाइप के जनरली वुंड रहते हैं। तो यहाँ पर सूचरिंग पॉसिबल नहीं होती बिकॉज दो सरफेस पास नहीं है। तो हीलिंग जो है जनरली इस तरह की हीलिंग में काफ़ी टाइम लगता है। हीलिंग कास्ड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू, इसमें स्कारिंग जो होती है मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा स्कारिंग आपको दिखेगी हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन में। अच्छा, कुछ प्रोसेस हैं जो हीलिंग के समय में होती है। तो देयर आर 4 प्रोसेस विच इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ हीलिंग। पहला क्या है? इन्फ्लामेशन। क्या है? इन्फ्लामेशन। जहां भी वुंड होगा, जहां भी चोट लगेगी तो उसमें क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा, मतलब पेन होगा, वहां पर रेडनेस होगी, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, स्वेलिंग होगा, हो सकता है लोकल टेम्परेचर भी वहां का राइज हो जाए, तो राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर। दूसरा क्या होगा? इन्फ्लामेशन की स्टेज पास करने के बाद यदि कोई भी घाव भरता है तो उसमें वुंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। वुंड क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड। देन तीसरा क्या होगा? इपिथेलियलाइजेशन होगा। इपिथेलियल सेल्स उसमें जो है तो सरफेस में और बॉर्डर पे आके जो है तो कलेक्ट होने लगेंगे, इपिथेलियलाइजेशन होगा। चौथा क्या होता है? वुंड हीलिंग में ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। अच्छा, यदि वुंड हील नहीं हो रहा, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वुंड हीलिंग में? तो पहला कॉम्प्लिकेशन जो है वुंड में सिस्ट बन सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? कीलोइड फॉर्मेशन हो सकता है, सिकेट्राइसिस हो सकते हैं, कीलोइड फॉर्मेशन हो सकता है, वही डिफॉर्मिटी, सिकेट्राइसिस में डिफॉर्मिटी हो सकती है। और क्या हो सकता है? नियोप्लाज्म हो सकता है। नहीं बोलते हैं कि यदि घाव बहुत लंबा है, बहुत लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है तो कैंसर होने का खतरा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं नियोप्लाज्म हो सकता है। पेनफुल स्कार बन सकता है ना। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वुंड हीलिंग को अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे एज है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप एडल्ट में वुंड हीलिंग फास्टर होती है इन कंपेरिजन टू ओल्ड एज। न्यूट्रिएंट्स, जिनको विटामिन ए और विटामिन सी की डिफिशियंसी है, वुंड हीलिंग डिले होगी। यदि कोई ऑटो इम्यून डिजीजेज है जिसके लिए पेशेंट जो है तो कंटिन्यू स्टेरॉइड लेता रहता है, तो ऐसे पेशेंट जो स्टेरॉइड डिपेंडेंट हैं उनमें वुंड हीलिंग डिले होगी। ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक हैं, शुगर अनकंट्रोल रहता है उनका, उनमें वुंड हीलिंग डिले होगी। अच्छा, कुछ चीज़ें और रिस्पॉन्सिबल है, लोकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्विंग है। वुंड कहाँ पर है, किस साइट पे है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है वुंड में, है ना। दूसरा, उसकी साइट कहाँ है, यदि साइट ऐसी जगह है जहाँ पर मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है तो वुंड हीलिंग डिले होगी। ये सारे फैक्टर्स हैं वुंड हीलिंग में। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक केस था जिसको कुछ पेनिट्रेटिंग वुंड हुआ था, कुछ निडल लाइक जो है तो इंजरी हुई थी, उसको लगा हुआ था। तो उसमें पेनिट्रेटिंग वुंड की वजह से वुंड तो ऊपर से भरा गया था कुछ समय बाद, लेकिन अंदर कुछ गांठ जैसे कुछ कलेक्शन उसके अंदर रह गया था। उस पेशेंट को बार बार चुभता था। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने MRI किया, MRI करके ये प्लान किया कि अब इसे ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। जबकि यदि वो अच्छे होम्योपैथ के पास जाते तो वो होम्योपैथ उसकी स्थिति परिस्थिति को, उसकी स्टेट को समझ के दवाई देता, तो वो पहले ही कम से कम दवाई में बहुत जल्दी वो ठीक हो जाता, अंदर ही अंदर, ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। लेकिन उन्होंने सर्जरी कराई, सर्जरी कराने के बावजूद भी सर्जरी करने के बावजूद अब हुआ क्या कि वो गांठ तो उन्होंने निकाल ली, लेकिन सर्जरी वाला घाव जो ऑपरेशन के बाद पैदा हो गया वो नहीं ठीक हो रहा था। बार बार सूचरिंग करते थे, सूचर टूट जाते थे। अंत में 5 से 6 बार सर्जरी, इंसिजन, ड्रेनेज करने के बाद, डिब्राइडमेंट करने के बाद इतना गहरा गड्ढा बन गया पैर में कि वो पिछले 4-5 महीने से हील ही नहीं हो रहा था। तो उसके लिए तरह तरह की एंटीबायोटिक, तरह तरह पेशेंट कल्चर सेंसिटिविटी के हिसाब से एंटीबायोटिक भी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ जो है एंटीबायोटिक की डिफिशियंसी नहीं है कि एंटीबायोटिक की कमी की वजह से जो है तो वुंड नहीं हील हो रहा है। हीलिंग कम्स फ्रॉम विद इन। हीलिंग अंदर बाहर से नहीं आती, हीलिंग कम्स फ्रॉम विद इन, अंदर से ही हीलिंग आती है। कोई भी घाव अपना शरीर खुद भरता है। बाहर आप यदि इन्फेक्शन है तो यू कैन कंट्रोल इन्फेक्शन, बट अंदर की हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम अंदर के डॉक्टर को एक्टिव नहीं करेंगे तो
आपका घाव नहीं भरेगा। और साथ साथ ये भी देखना रहता है कि पेशेंट के माइंड के लेवल में कौन सा वुंड चल रहा है, मेंटल स्टेट उसकी क्या है। जिसको वो पैर में वुंड है तो उसकी मेंटल स्टेट क्या है, क्योंकि हम स्टेट को अल्टीमेटली हील कर रहे हैं। तो मैंने जब वो मेरे पास केस आया तो मैंने जब उनकी मेंटल स्टेट समझी, उनकी पर्सनालिटी समझी, साथ में वुंड समझा, उनका स्ट्रेस तनाव समझा, और उसके हिसाब से जब मैंने दवाई दी तो वो वुंड 1 हफ्ते के अंदर ही उसमें 50% चेंजेज आया। अब विदिन 20-25 डेज 30 डेज एकदम नॉर्मल हो गया, जो पिछले 4-6 महीने से नहीं बढ़ रहा था। तो वो केस मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए उस केस को। और उसके बाद केस दिखाने का पर्पज़ ये है कि आप ये जानें कि होम्योपैथी कितना इफेक्टिव, कितना फास्ट काम करती है। क्योंकि लोगों के मन में ये बना हुआ है कि होम्योपैथी बहुत स्लो है, सबसे पहले हमें सर्जन्स को दिखाना चाहिए, एंटीबायोटिक खानी चाहिए, पेन किलर खाना चाहिए, इसके बाद जब रिजल्ट नहीं मिले तब होम्योपैथी में जाना चाहिए। ऐसा नहीं, यदि आप पहले ही आ जाओ तो आपका समय और पैसा दोनों जो है तो बच जाए। तो आप केस देखिए, मैं आपको केस दिखा रहा हूँ कि हाउ ब्यूटीफुली होम्योपैथी वर्क इन सच सीवियर केसेस। खलील भाई ने वहाँ जाओ ठीक हो जाओगे। मैंने कहा बात बैठ जा। नहीं, मुझे आप ये बताइए कितने दिन से आप परेशान थे कि घाव भर जाए, और आपने कितने पैसे खर्च करे, इनको नहीं भाई अपन ने जो है ना पैसे को अपने पास बहुत सर्च कर। खलील भाई 6 चीरे तो मेरे सामने लगे। कितने? 6 चीरे, 5 नहीं 6, छठवां मेरे साथ जाके लगवा के आए थे आप। ऑपरेशन 6 चीरे तो मेरे सामने लगे। हाँ हाँ 6 चीरों के बाद फिर इन्होंने समझ लिए। भाई हुआ ये कि अपन ने 1000 रुपए का एक इंजेक्शन, एक सुबह लगता था एक शाम को, हाँ 14 इंजेक्शन लगे 7 दिन में, 1% भी फायदा नहीं हुआ उससे। हाँ अपन जब डॉक्टर विजयेंद्र के पास गए, हाँ। विजय रोड पे इनकी क्लिनिक में, हाँ तो इन्होंने अपन को दवा दी। अपन को उसकी दवा से 8 दिन के अंदर जो फायदा होना शुरू हो गया। हाँ और एक बार 15 दिन की खुराक ली, फिर उसके बाद फिर 15 दिन की खुराक ली, मतलब 30 दिन के अंदर अपना पूरा जख्म सूख के झड़ गया और साफ हो गया। आप कह रहे थे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा है, भोपाल का मैं सबसे महंगा डॉक्टर हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था कि भोपाल के सबसे महंगे डॉक्टर है। मैं ये बोल रहा था कि महंगा सस्ता नहीं होता, वो होता है कि अपन को फायदा हो जाए। अपन ने 14,000 के इंजेक्शन लगाए, हाँ फायदा 1% नहीं हुआ। अपन ने 500 रुपए की दवा खाई, अपन को फायदा हो गया। तो अपने लिए वो 500 रुपए कीमती है ना कि वो 14,000 रुपए के इंजेक्शन। फिर उसके बाद अलग से दवाएं। मैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा, होम्योपैथी कितना इफेक्टिव है ये चीज़, 100% मुझे ये चीज़ समझ आया कि नहीं? मुझे होम्योपैथिक जो है मुझे 100% फायदा हुआ उससे। ये केस मैं आपका डाल सकता हूँ यूट्यूब में कि आप होम्योपैथिस्ट है ना? ठीक।